हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको जो है एज्योर सीक्वल डेटाबेस का लैब दिखाने वाला हूँ। तो पोर्टल पे आपको जाके पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। पोर्टल पे जाके आप जो है यहाँ पर सीक्वल डेटाबेस करके सर्च करेंगे तो यहाँ पर सीक्वल डेटाबेस आ रहा है और सीक्वल सर्वर भी आता है, क्योंकि आपको पता है कि सीक्वल डेटाबेस जो है ऑब्वियसली किसी न किसी सीक्वल सर्वर के ऊपर होस्ट होगा, चाहे वो पैस कंपोनेंट ही क्यों ना हो। ऑन प्रेमिसेस इन्वायरमेंट में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के सिनेरियो में हम लोग क्या करते थे कि पहले एक वीएम बनाते थे। वीएम बनाने के बाद उसके अंदर सीक्वल का इंस्टेंस या सीक्वल का एडिशन हम लोग इंस्टॉल करते थे, राइट। लेकिन जो पैस है, पैस में भी जो है आपको एक सर्वर बनाना पड़ता है, सीक्वल सर्वर बनाना पड़ता है, और उसके बाद आपको उसके अंदर सीक्वल डेटाबेस होस्ट करना होता है, या आप उसके अंदर सीक्वल डेटाबेस डिप्लॉय कर सकते हो। ओके, मतलब बिना सीक्वल सर्वर के आप डेटाबेस नहीं बना सकते हो। बट जैसे कि मैं लास्ट के वीडियो में डिफरेंस बता चुका हूं कि आस वाले सिनेरियो में आपको अंडरलाइंग जो वर्चुअल मशीन है वो मैनेज करनी पड़ती है, लेकिन पैस में आपको कोई अंडरलाइंग वर्चुअल मशीन इस टाइप का कुछ भी मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलिए पोर्टल पे चलते हैं। पोर्टल पे जाने के बाद दो तरीके हैं सीक्वल डेटाबेस बनाने के। या तो आप पहले सीक्वल सर्वर बनाओ, यहाँ पर आप सीक्वल सर्वर सेलेक्ट करेंगे तो ये देखो सीक्वल सर्वर करके आ रहा है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको। ओके, यहाँ पर सर्च करेंगे सीक्वल सर्वर। ये सीक्वल सर्वर आप यहाँ से पहले बना सकते हो, और उसके बाद देन आप जो है डेटाबेस ऐड कर सकते हो। और दूसरा ये है कि आप डायरेक्टली सीक्वल डेटाबेस सर्च करो और सीक्वल डेटाबेस बनाओ, और उसके साथ साथ सीक्वल डेटाबेस अगर आप चूज़ करते हो तो इसके साथ साथ आपका सर्वर भी बन जाता है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि आपके दो रिसोर्स बनेंगे। ओके, एक सीक्वल सर्वर और एक सीक्वल डेटाबेस। तो चलो डायरेक्टली डेटाबेस ही बनाता हूँ। मैं पहले सर्वर या बाद में डेटाबेस ऐसा नहीं बना रहा हूँ, मैं डायरेक्टली सीक्वल डेटाबेस ही बना रहा हूँ, क्योंकि उसके साथ ही वहीं पर मुझे डिप्लॉयमेंट के टाइम पर ही पूछेगा कि सीक्वल सर्वर क्या डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ये मैं सब्सक्रिप्शन चूज़ करूँगा, अपना रिसोर्स ग्रुप चूज़ करूँगा। उसके बाद डेटाबेस का नाम दूंगा, तो मैं यहाँ पर देता हूँ डेमो DB हाइफन 00001, ऐसा मैं एक नाम दे देता हूँ। ओके, सर्वर। अब देखो यहाँ पर जो मुझे सर्वर पूछ रहा है, बिकॉज जैसे कि मैंने बोला प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस हो भले, आपको जो है उसको डेटाबेस को होस्ट करने के लिए सर्वर तो लगेगा ही, राइट। तो एज्योर सीक्वल डेटाबेस पे भी आपको सीक्वल सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर भी मेरे पास कोई सीक्वल सर्वर है नहीं। ओके, मैं चाहता तो पहले सीक्वल सर्वर बना सकता था, बाद में डेटाबेस बना सकता था, बट टाइम ज़्यादा वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं डायरेक्टली यहीं पर डेटाबेस ही बनाता हूँ और उसके बाद यहीं पर सर्वर चूज़ कर लेता हूँ। तो मैं क्रिएट न्यू करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ डेमो SQL सर्वर 00001। उसके बाद सर्वर एडमिन पासवर्ड पूछ रहा है, ये लॉगिन पूछ रहा है सीक्वल सर्वर का एडमिन, तो मैं यहाँ पर फिलहाल डालता हूँ एज्योर एडमिन। ओके, या फिर आप सीक्वल एडमिन भी डाल सकते हो। पासवर्ड या कोई भी आपके चॉइस के हिसाब से आप यूज़र आईडी डिफाइन कर सकते हो सीक्वल का। ओके, ये मतलब ये मेन या रूट एडमिन आईडी होगा और उसका पासवर्ड होता है। अब पासवर्ड मैं डालता हूँ यहाँ पर, लेट्स से India@1 से लेकर 9 तक, India@1 से लेकर 9 तक कन्फर्म पासवर्ड करता हूँ। उसके बाद लोकेशन में ईस्ट US चूज़ करता हूँ। ओके, तो ये मेरा सीक्वल सर्वर मैंने डिफाइन कर दिया। वांट टू यूज़ सीक्वल इलास्टिक पूल, ये इलास्टिक पूल मैं आपको लास्ट का जो ओवरव्यू वीडियो था उसमें बता चुका हूँ कि जिसमें आप मल्टीपल डेटाबेस, सीक्वल जो डेटाबेस है उसको आप एक सीक्वल सर्वर के अंदर होस्ट कर सकते हो, जो कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, और जो अंडरलाइंग रिसोर्सेज रहते हैं कंप्यूट रिसोर्सेज सीक्वल सर्वर के, वो शेयर्ड में यूज़ होते हैं मल्टीपल डेटाबेसेस का। तो इसका मैं डेमो बाद में दिखाऊंगा, फिलहाल मैं इसको नो कर रहा हूँ। कंप्यूट प्लस स्टोरेज में बाय डिफ़ॉल्ट जनरल पर्पस चूज़ किया है, तो मैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर जो इसका साइज़ है वो मैं चूज़ कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैंने लास्ट की वीडियो में बताया था कि आपके जो इसमें सीक्वल में जो परचेजिंग मॉडल है वो दो टाइप के होते हैं, एक DTU और एक आपका vCore। तो DTU और vCore में मैंने सर्विस टीयर्स बताए थे आपको, राइट, जिसमें बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम आपका DTU में आता है, और जनरल पर्पज़ और उसके बाद हाइपर स्केल, बिजनेस क्रिटिकल, ये आपके सारे के सारे vCores में आते हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे डिफरेंस, तो जैसे कि जनरल पर्पज़ है, मैं वो डॉक्यूमेंट भी खोल लेता हूँ, ये DTU का है और ये मेरा vCore का। तो अभी जो हमारे पास जो चूज़ हुआ है जनरल पर्पज़ चूज़ हुआ है, तो vCore मॉडल में आता है। vCore मॉडल में सर्विस टीयर्स चूज़ करूँगा, जनरल पर्पज़, बिजनेस क्रिटिकल और हाइपर स्केल, राइट। ये वही दिखा रहा है, जनरल पर्पज़, हाइपर स्केल और बिजनेस क्रिटिकल।
तो ये वीकोर मॉडल है। कैसे पता चलेगा कि वीकोर है? आप स्क्रॉल करेंगे तो कंप्यूट हार्डवेयर में आपको देखो यहाँ पर दिखा रहा है कितने वीकोर्स हैं। ओके, आप अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से या एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से या फिर एप्लीकेशन क्रिटिकलिटी या बिजनेस क्रिटिकलिटी के हिसाब से आप यहाँ पर वीकोर्स कम ज़्यादा कर सकते हो। सेम वे में डेटाबेस या स्टोरेज आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसीलिए जो है मैंने बोला था वीकोर में लास्ट के वीडियो में कि ये इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, मतलब हर एक का चार्जेस अलग अलग रहता है, सीपीयू का, मेमोरी का, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का या फिर डेटा स्टोरेज का, इन सब का जो है चार्जेस सेपरेट आपको पे करना होता है। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। दूसरा, ये जो टीयर्स है, सर्विस टीयर्स, जनरल पर्पस, हाइपर स्केल, बिजनेस क्रिटिकल, ये बेसिकली इसमें आपको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलता है। परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाई अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब चीज़ों के हिसाब से आपको अगर आपको अपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में स्पेशली डिप्लॉय करना है एज़्योर SQL डेटाबेस, तो प्रेफर्ड वे यही है कि आप वीकोर जो मॉडल है वो परचेजिंग मॉडल आप चूज़ करो। बाकी जो दूसरे इन्वायरमेंट है नॉन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, जैसे कि स्टेज हो गया, QA हो गया, डेव इन्वायरमेंट हो गया, उसमें आप जो है DTU वाला मॉडल चूज़ कर सकते हो। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो इसने चूज़ किया था वो 2 वीकोर था और 1 GB स्टोरेज था। इसका प्राइस देख सकते हैं आप 16,328 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रीमियम स्टोरेज मिलता है आपको, हर चीज़ परफॉर्मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ आपको अच्छी मिलती है इसमें, राइट? इसीलिए इसका कॉस्ट इतना ज़्यादा है। मैं जैसे जैसे वीकोर बढ़ाऊंगा उसका कॉस्ट वैसे बढ़ता जाएगा। ओके, तो ये जो वीकोर मॉडल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बेसिकली प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में यूज़ होता है। लेकिन मुझे डेमो दिखाना है तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर लुकिंग फॉर बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम में जाता हूँ। बेसिक में जाता हूँ, आपको यहाँ DTU मिलेगा। स्टैंडर्ड में जाता हूँ, यहाँ पर DTU और स्टोरेज मिल रहा है। प्रीमियम में जाता हूँ, यहाँ पर भी आपको DTU ही मिल रहा है। अब यहाँ पर जैसे कि DTU मैंने बोला कि आपको एक फिक्स चार्जेस लगता है। DTU कॉम्बिनेशन है आपका कंप्यूटर रिसोर्सेज का, जैसे कि CPU, स्टोरेज, मेमोरी, जिसका एक फिक्स्ड प्राइस देना पड़ता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फिक्स प्राइस है मेरा 359, राइट? मैं इसको मैक्सिमम 2 GB तक ले जा सकता हूँ बेसिक में, तो मुझे 359 मिल रहा है, राइट? स्टैंडर्ड में सेम वही है। डेटा मैक्स साइज जो है यहाँ पर आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो और मैं यहाँ पर DTU चॉइस कर सकता हूँ, बट इसका फिक्स चार्जेस है। मतलब CPU में DTU में आपको CPU, मेमोरी, स्टोरेज का फिक्स्ड प्राइस देना पड़ता है। ओके, तो ये जो DTU मॉडल है बेसिकली जैसे कि मैंने बोला आपके स्टेज, डेवलपमेंट या QA इन्वायरमेंट में आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। फिलहाल डेमो के लिए जो है मैं यहाँ पर बेसिक चूज़ करता हूँ और मुझे कुछ 359 रुपीज़ का मंथली कॉस्ट पड़ेगा। अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद बैकअप स्टोरेज रिडंडेंसी में यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा रहा है कि बैकअप स्टोरेज रिडंडेंसी आपको कैसी चाहिए, LRS चाहिए, लोकल रिडंडेंट बैकअप स्टोरेज चाहिए कि जोन रिडंडेंट बैकअप स्टोरेज चाहिए, जियो रिडंडेंट बैकअप स्टोरेज चाहिए। अब ये जियो क्या है, जोन क्या है, लोकली क्या है, ये कंसेप्ट ऑलरेडी मैं एज़्योर स्टोरेज अकाउंट के वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो कंसेप्ट सेम है, ऐसा नहीं है कि स्टोरेज अकाउंट के लिए अलग कंसेप्ट है और इसके लिए अलग कंसेप्ट है। ओके, सेम ही कंसेप्ट है, तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसमें। मैं फ़िलहाल जियो रख देता हूँ या फिर लोकली कर देता हूँ कॉस्ट सेविंग के लिए। नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ नेटवर्किंग में। नेटवर्किंग में बाय डिफ़ॉल्ट जो है मेरा जो नेटवर्क कनेक्टिविटी रहता है वो मेथड है नो एक्सेस। मतलब ये SQL डेटाबेस बनाने के बाद मैं कहीं से भी इसको एक्सेस नहीं कर पाऊँगा, कहीं से भी एक्सेस नहीं कर पाऊँगा, राइट? दूसरा है पब्लिक एंड पॉइंट। अगर आपको एक्सेस करना है तो पब्लिक एंड पॉइंट अगर आप चूज़ करते हो तो ये फायरवॉल रूल्स आपका अप्लाई होता है, क्योंकि इसमें एज़्योर SQL डेटाबेस में इनबिल्ट फायरवॉल अप्लाई ये रहता है आपका क्या बोलते हैं उसको, इनबिल्ट फायरवॉल जो है इम्प्लीमेंट रहता है। आपको अगर कुछ भी एक्सेस कंट्रोल करना है या ट्रैफिक को कंट्रोल करना है तो आपको जो है इसके कनेक्टिविटी मेथड में पब्लिक एंड पॉइंट चूज़ करना पड़ेगा। अभी लेट्स से मान लो ये मैं एज़्योर पोर्टल में SQL डेटाबेस बना रहा हूँ और मुझे मेरे डेस्कटॉप से या किसी और मशीन से अगर मुझे SQL डेटाबेस को कनेक्ट करना है तो मुझे ऑब्वियसली पब्लिक एंड पॉइंट करना पड़ेगा। उसमें भी दो ऑप्शंस आते हैं फायरवॉल रूल्स में, अलाउ एज़्योर सर्विसेज एंड रिसोर्स टू एक्सेस दिस सर्वर और ऐड करंट क्लाइंट IP एड्रेस। इसका मतलब ये है कि अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट नो रहता है, नो का मतलब ये है कि भले आपने पब्लिक एंड पॉइंट चूज़ किया है, अगर आपने नो रखा है तो भी आप एक्सेस नहीं कर पाओगे कहीं से भी ओवर द इंटरनेट। पब्लिक एंड पॉइंट का मतलब होता है आपके एज़्योर SQL डेटाबेस को ओवर द इंटरनेट किसी दूसरे मशीन से एक्सेस करना। तो अगर मुझे एक्सेस करना है तो मुझे यस करना पड़ेगा, राइट? दूसरा है ऐड करंट क्लाइंट IP एड्रेस। ये करंट
क्लाइंट आईपी एड्रेस जो है ये आपके मशीन का वर्चुअल मशीन का पब्लिक आईपी पूछता है। तो अगर मैं इसको नो करूँगा और ये मेरा अलाउ में यस रहेगा तो भी मैं इसको एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। ये है आपके SQL डेटाबेस जो रिसोर्स है उसको एक्सेस करने के लिए। अब एक्सेस करने के लिए कौन से आईपी से एक्सेस करना है वो आपको करंट क्लाइंट आईपी एड्रेस में आपके मशीन का पब्लिक आईपी ऐड करना होगा। तो मुझे ये रिसोर्स भी एक्सेस करना है और ऑब्वियसली एक्सेस करने के लिए मुझे आईपी अपना ऐड करना पड़ेगा इसमें फायरवॉल रूल्स में। तो मैं यस करता हूँ। यस करने के बाद नेक्स्ट पे जाता हूँ। फिर आपका आता है एजूर डिफेंडर फॉर SQL। ये फिलहाल मैं इसको नॉट नाउ करता हूँ। ये आपका जो मैंने सिक्योरिटी सेंटर का वीडियो बनाया था ये उससे रिलेटेड ही है। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पर आपका एडिशनल सेटिंग्स में डेटा सोर्स आता है कि आप ये जो SQL डेटाबेस बना रहे हो ये मतलब ब्लैंक डेटाबेस आप बनाना चाहते हो या फिर आपके पास SQL का कोई बैकअप है तो वहाँ से आप रिस्टोर करना चाहते हो या फिर आप एक सैम्पल डेटाबेस बनाना चाहते हो। तो नन में तो क्या होगा, ब्लैंक रहेगा डेटाबेस, कोई भी टेबल्स उसके अंदर क्रिएटेड नहीं रहेंगी। आपको खुद से मैनुअली टेबल्स क्रिएट करनी होंगी और उसके अंदर डेटा डालना पड़ेगा। बैकअप में आपके पास कोई एग्जिस्टिंग SQL डेटाबेस का बैकअप है, आप वहाँ से रिस्टोर कर सकते हो। सैम्पल में क्या होगा कि आपको जो है प्री डिफाइंड इन बिल्ड आपको एक डेटाबेस बना रहेगा, उसमें मल्टीपल टेबल्स आपको बनी रहेंगी। ये सैम्पल इसलिए दिया है कि अगर आप जो है लैब करना चाहते हो तो आप ये सैम्पल डेटाबेस चूज़ कर सकते हो, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने सैम्पल का कंसेप्ट दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। टैग्स आपको पता ही है, रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक करके क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। तो इसको डिप्लॉय होने देते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा जो है ये डेटाबेस बन चुका है। अब ये जो डेटाबेस मैंने बनाया है ये सिंगल डेटाबेस बनाया है। डायग्राम के हिसाब से आप देखेंगे तो ये सिंगल डेटाबेस बनाया है, ना तो मैंने मैनेज इंस्टेंस बनाया ना ही मैंने इलास्टिक पूल चूज़ किया है। फिलहाल मैंने ये सिंगल डेटाबेस बनाया है। ओके, तो पोर्टल पे जाते हैं और गो टू रिसोर्स पे जाते हैं। तो ये मेरा डेमो DB करके जो था ये मेरा SQL डेटाबेस यहाँ पर लिख के भी आ रहा है, SQL डेटाबेस बनाया है। कौन से सर्वर में ये होस्ट है, डेमो SQL सर्वर में। अगर मैं अपने रिसोर्स ग्रुप में जाऊँ तो यहाँ पर आपको दो रिसोर्स दिखेंगे, एक SQL सर्वर जिसके अंदर ये डेटाबेस मेरा होस्ट है। अगर मैं SQL सर्वर को एक्सेस ओपन करता हूँ तो और SQL डेटाबेसेस में जाता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा वो डेटाबेस जो मैंने बनाया हुआ है। ओके, तो ये था मेरा SQL डेटाबेस का। अभी इसको कनेक्ट करना है तो कनेक्ट करने के लिए करना क्या पड़ेगा, तो मैं पहले एक काम करता हूँ, होम पे जाता हूँ, अपने रिसोर्स ग्रुप में जाता हूँ। अब कनेक्ट करने के लिए जो है SQL सर्वर को अपने को कनेक्ट करना पड़ेगा। डायरेक्टली डेटाबेस आप कनेक्ट नहीं कर सकते हो, आपको SQL सर्वर कनेक्ट करना पड़ेगा। यही रीज़न है कि पहले इसके लिए जो प्लेटफॉर्म होता है वो प्लेटफॉर्म इसका SQL सर्वर रहता है। जैसे कि मैंने बताया कि इवन ये PaaS का रिसोर्स है, फिर भी जो है आपको जो है एजूर में SQL सर्वर बनाना ही पड़ेगा, उसके बाद आपको डेटाबेस होस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये मेरा SQL सर्वर है। अब इसको कनेक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आप जो है SSMS इंस्टॉल करो, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो बोलते हैं जिसे, आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। और एक जो है माइक्रोसॉफ्ट ने एक और टूल निकाला है जिसे कि हम एजूर डेटा स्टूडियो बोलते हैं। तो एजूर डेटा स्टूडियो और SSMS में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि SSMS जो है SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो वो आपका प्योरली विंडोज़ के लिए ही एप्लीकेबल है, मतलब विंडोज़ में ही आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन एजूर डेटा स्टूडियो जो है आप लाइनेक्स में, विंडोज़ में और मैक OS में भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। दूसरा डिफरेंस क्या है कि SSMS हैवी वेट टूल है और एजूर डेटा स्टूडियो जो है आपका बहुत ही लाइट वेट टूल है। तो मैंने फ़िलहाल ये एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम एजूर डेटा स्टूडियो यूज़ करूँगा आपके सामने, मैंने इससे पहले कभी यूज़ नहीं किया था। हाँ, SSMS मैंने यूज़ किया हुआ था, तो चलो आज यूज़ करके देखते हैं। मैंने ऑलरेडी एजूर डेटा स्टूडियो ये जो इंस्टॉल किया हुआ है, सिंपल सा है, आपको गूगल में सर्च करना है एजूर डेटा स्टूडियो। ओके, आपको पहला ही URL आएगा माइक्रोसॉफ्ट का, वो लिंक ओपन करके नीचे आएंगे आप डाउनलोड एजूर डेटा स्टूडियो में। विंडोज़ है अगर आपके पास तो यूज़ इंस्टॉलर रिकमेंडेड यूज़ कर सकते हो, मैक OS है तो आप ये जिप यूज़ कर सकते हो, लाइनेक्स में आपको 3 फाइल दे रही है, आप इसमें से यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मैं विंडोज़ यूज़र हूँ इसलिए मुझे विंडोज़ का ज़्यादा अच्छे से आइडिया है, तो मैंने ये इंस्टॉलर डाउनलोड किया और इसको इंस्टॉल किया। ये इंस्टॉल करने के बाद आप जब ओपन करेंगे तो इस तरह का आपके पास एक कंसोल आएगा। ये कंसोल जो है ऑलमोस्ट सिमिलर वैसे ही है जैसे आपने एजूर स्टोरेज एक्सप्लोरर जो मैंने स्टोरेज अकाउंट के वीडियोज़ में डेमो दिखाया था वैसे ही है ये। ओके, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर
इसमें जाके होम में जाके ये वाले बटन में जाके लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रहा है आपको ऐड कनेक्शंस करना है, क्योंकि अभी हमने एज्योर में सीक्वल डेटाबेस तो हम लोगों ने होस्ट कर दिया, एक सीक्वल सर्वर बनाया, उसके बाद हम लोगों ने एक डेटाबेस बनाया। अब अपने को ये सीक्वल सर्वर कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, ऐड कनेक्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर कनेक्शन टाइप में माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर ही रहेगा। सर्वर का आपको नाम देना है, तो मेरा सर्वर का जो नाम है वो ये है, ये देख रहे हो आप, सर्वर नेम। तो मुझे यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और अपने टूल में जाता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ऑथेंटिकेशन टाइप में मेरा सीक्वल लॉगिन ही रहेगा, विंडोज़ ऑथेंटिकेशन नहीं रहेगा, ना ही मेरा एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी ऑथेंटिकेशन है। विंडोज़ ऑथेंटिकेशन का मतलब यह है कि अगर आपका मान लो कोई सीक्वल सर्वर है और जो आपके ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी में डोमेन जॉइंड है और आपकी उस डोमेन आईडी को एज्योर सीक्वल सर्वर पे परमिशन है, तो आप जो है विंडोज़ ऑथेंटिकेशन यूज़ कर सकते हो। ओके, या फिर जो आपका एक लोकल यूज़र है, मैं सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपके पास मान लो कोई एक वर्क ग्रुप सर्वर है, ओके, और आपका उस वर्क ग्रुप सर्वर में सीक्वल सर्वर इंस्टॉल्ड है और उस सर्वर का जो लोकल यूज़र और आईडी पासवर्ड है लॉगिन करने के लिए, अगर वही आईडी पासवर्ड आप अपने सीक्वल को भी लॉगिन करने के लिए यूज़ करते हो, तो आप विंडोज़ ऑथेंटिकेशन यूज़ कर सकते हो। ओके, और तीसरा है एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का मतलब अगर आपने सीक्वल सर्वर को कनेक्ट करने के लिए एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में जो आईडी बना रखी है उसको परमिशन दे रखी है, तो आप एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल मैं सीक्वल लॉगिन ही यूज़ करता हूँ। इसका जो यूज़र नाम दिया था मैंने वो एज्योर एडमिन दिया था, आपको याद होगा, और पासवर्ड India@1 से लेकर 9 तक। ओके, यहाँ पर बाकी मैं कुछ चूज़ नहीं करूँगा और इसको सीधा कनेक्ट पे क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखो ग्रीन कलर का एक बटन आ गया। अभी इसको जूम कैसे करना है मैं एक बार देख लेता हूँ, मे भी हो सकता है आप लोगों को थोड़ा छोटा दिख रहा हो, बट क्योंकि ये टूल मेरे लिए भी नया है तो इसमें जूम का ऑप्शन मुझे जो है कहीं दिख नहीं रहा है। ओके फाइन, तो एनीवेज आपको इतना तो दिख रहा होगा कि ये मेरा जो है ऊपर देखो एक नाम आ गया, डेमो सीक्वल सर्वर 00001.database.windows.net। जब भी मैं एज्योर में, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, आपके पास मान लो मल्टीपल डेटाबेस है या सीक्वल सर्वर है, आपको आइडेंटिफाई करना है रिपोर्ट में कि भाई कौन सा एज्योर में होस्ट और कौन सा ऑन प्रेमिसेस में, तो हमेशा याद रखो एज्योर में जो भी आप होस्ट करोगे उसका जो नेम होगा, सर्वर नेम, वो database.windows.net से रहेगा। ये पोर्टल में भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ओके, तो ये मेरे ग्रीन आ गया। यहाँ डेटाबेस पे मैं एक्सपेंड करूँगा, तो मैंने जो सैम्पल डेटाबेस चूज़ किया था, ये देखो, ये मेरा डेमो डेटाबेस बन गया, जो डेटाबेस नेम मैंने दिया था। टेबल में अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ, तो टेबल में देखो इतनी सारी टेबल्स मुझे जो है बाय डिफ़ॉल्ट टेबल्स मिली है। ये टेबल्स क्यों मिली है मुझे, क्योंकि आपको याद होगा डेटाबेस के टाइम पे वहाँ पर 3 ऑप्शन दिख रहे थे, एक नन, एक आपका बैकअप और तीसरा सैम्पल। तो मैंने सैम्पल वाला चूज़ किया है। अब अगर मुझे मान लो कोई क्वेरी रन करनी होगी, तो लेट्स से चलो मैं कस्टमर वाली क्वेरी चूज़, ये टेबल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर, या फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करके नहीं, इसके ऊपर करके न्यू क्वेरी करता हूँ और यहाँ पर मैं डालता हूँ सेलेक्ट, आ गया, स्टार फ्रॉम, मैं डालता हूँ सेल्स LT डॉट, मैं कहता हूँ सेल्स LT डॉट कस्टमर। ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ। तो रन करने पे ओके, ये शायद स्पेलिंग का कुछ तो, सेलेक्ट स्टार, ओके फाइन। तो ये एरर इसलिए फेंका क्योंकि ना ये जो डेटाबेस है ना ये मास्टर का ले रहा है, तो मुझे अपना डेमो डेटाबेस का चूज़ करना है। अदरवाइज़ बेस्ट ऑप्शन क्या है, अगर आपको कोई क्वेरी रन करनी है, मैं इसको फ़िलहाल क्लोज़ कर देता हूँ, क्लोज़ कर दिया। अगर आपको ये जो डेटाबेस में जो टेबल्स होस्ट है, उन टेबल्स में से अगर आपको डेटा चेक करना है, तो ये डेटाबेस पे जाओ, राइट क्लिक करो और यहाँ पर न्यू क्वेरी करके आता है। न्यू क्वेरी करने के बाद यहाँ पर आपको जो टेबल का डेटा चेक करना है, तो लेट्स से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, फिर है सेल्स LT डॉट कस्टमर। ओके, यहाँ पर आप ऊपर देख रहे होंगे चेंज कनेक्शन में मेरा डेटाबेस का नाम दिख रहा है। अब मैं इसको रन पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर जो है इस सेल्स LT डॉट कस्टमर में जो भी डेटा रहेगा वो सारा का सारा आ जाएगा। तो आई थिंक ये आया नहीं है, रुको, अभी भी चल ही रहा है। परफेक्ट, तो ये देख सकते हैं आप कि मेरा जो है
जैसे ही मैंने कमांड रन करी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स lt डॉट कस्टमर, इस सेल्स lt डॉट कस्टमर के अंदर जो भी डेटा था, क्योंकि ये सैम्पल डेटाबेस था, सारा का सारा डेटा आ गया। तो फ्रेंड्स कैसा है कि इस वीडियो में ना मैं एज्योर SQL डेटाबेस के बारे में बता रहा हूँ, मैं ओवरऑल SQL के बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि SQL जो है एक अलग ही लेक्चर है, अलग ही टॉपिक है, या फिर आप कह सकते हो अलग ही ट्यूटोरियल है। देखा जाए तो SQL जो है ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है सीखना, बट अगर आप एज एन एज्योर एडमिन या एज्योर इंजीनियर काम कर रहे हो तो आप एक बेसिक ट्यूटोरियल कहीं से सीख सकते हो, बेसिक लर्निंग सीख सकते हो, स्पेशली क्वेरीज़ की। जो SQL की क्वेरीज़ होती है, ये जो मैंने रन किया यहाँ पर, ये क्वेरी है। जैसे कि SQL में आप एडिट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। आप ये जो मल्टीपल टेबल्स बनी हुई है इस पर्टिकुलर डेटाबेस में, मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करके आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने ओवरव्यू के वीडियो में बताया था कि जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसके अंदर फिर मल्टीपल शीट्स होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी एक डेटाबेस है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक डेटाबेस है, तो उसके अंदर जो शीट्स हो गई वो टेबल्स हो गया। सेम वे में माइक्रोसॉफ्ट एज्योर SQL डेटाबेस में ये एक सर्वर है, उसके अंदर आपका एक डेटाबेस आता है, और डेटाबेस के अंदर आप फिर मल्टीपल जो है टेबल्स बना सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उन अलग अलग टेबल्स के अंदर आप अपना अलग अलग डेटा स्टोर कर सकते हो। तो ये जो एज्योर डेटा स्टूडियो है, ये बहुत ही लाइट वेटेड टूल है। मे भी हो सकता है कि इसमें कुछ फीचर्स अवेलेबल ना हो जो कि आपको SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर मिलते हैं, क्योंकि SSMS जो है वो स्पेशली आपके ओवरऑल सारे SQL सर्वर्स को मैनेज करने के लिए होता है, और एज्योर डेटा स्टूडियो जो है बेसिकली एज्योर SQL डेटाबेस के लिए ये टूल बनाया गया। ओके, तो फ्रेंड्स ये था एज्योर SQL डेटाबेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं, और मैंने आपको कुछ फीचर्स बताए। दूसरा एक पॉइंट और आपको याद होगा कि मैंने वहाँ पर जो है फायरवॉल रूल में अलाउ किया था। तो यहाँ पर जो है अगर मैं नीचे आता हूँ SQL सर्वर में, ये मैंने SQL सर्वर चूज़ किया है, SQL सर्वर में नीचे आऊँगा सिक्योरिटी में, और फायरवॉल एंड वर्चुअल नेटवर्क में आता हूँ। तो फायरवॉल एंड वर्चुअल नेटवर्क में देखो, अगर मैं डिनाई पब्लिक एक्सेस को, ये नो है क्योंकि क्रिएशन के टाइम पे मैंने नो सेलेक्ट किया था, अगर मैं इसको यस करता हूँ तो जो मैंने टूल, ये जो मैंने डेटाबेस एक्सेस किया है, ये मैंने अपनी बेस मशीन से किया है, तो मैं ये एक्सेस नहीं कर पाता अगर मैं इसको यस करता हूँ तो। दूसरा, अगर मैं इसको नो रखता हूँ और मान लो ये जो अलाउ एज्योर सर्विसेज है, ये भी अगर मैं नो रखता हूँ तो भी मैं एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। तीसरा, अगर मैं ये भी ये यस रखता हूँ और डिनाई पब्लिक नेटवर्क एक्सेस को नो रखता हूँ, दोनों कंडीशन मीट करता हूँ, और मैं क्लाइंट IP ऐड नहीं करता हूँ तो भी मैं एक्सेस नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं सिर्फ एज्योर ये जो रिसोर्स है डेटाबेस, इसको अलाउ कर रहा हूँ कि ये कहीं से भी एक्सेस हो, लेकिन मैं उस चीज़ को अलाउ नहीं मतलब मैं उस चीज़ को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा उस IP को, कि भाई कौन सी IP से मुझे SQL सर्वर को कनेक्ट करना है। अगर मान लो ये SQL सर्वर को किसी और दूसरे वर्चुअल मशीन से आपको कनेक्ट करना है, तो ऑब्वियसली आपको जो है कोई भी एक रूल नेम दे दो और उसका स्टार्ट IP और एंड IP दे दो, यानी कि ये यहाँ पर आप पब्लिक IP डिफाइन कर सकते हो। ओके, दूसरा, यहाँ पर आप प्राइवेट IP भी डिफाइन कर सकते हो, ओनली इन दैट केस कि जहाँ पर आपने ये जो SQL सर्वर है, ये इस SQL सर्वर को किसी एक वर्चुअल नेटवर्क के साथ, अगर आप नीचे देख रहे होंगे वर्चुअल नेटवर्क का, किसी वर्चुअल नेटवर्क के साथ बाइंड कर रखा है, और वो वर्चुअल नेटवर्क जो है आपने उसको ऑन प्रेमिसेस के नेटवर्क के साथ साइट टू साइट VPN के थ्रू कनेक्ट कर रखा है, तो वैसे सिनेरियो में भी आप यहाँ पर प्राइवेट IP डिफाइन कर सकते हो। ओके, आई होप कि ये कंसेप्ट फायरवॉल और वर्चुअल नेटवर्क का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।